नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब राजस्थान आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे, जिसके स्टार्टिंग के 2 वीडियोज में अपन ने राजस्थान आर्थिक समीक्षा के 11 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर पढ़े थे। पहले वीडियो में राजस्थान आर्थिक समीक्षा का पहला चैप्टर राजस्थान की आर्थिक स्थिति का बाहरी परिदृश्य, जिसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए लगभग मोटे मोटे आंकड़े होते हैं, वो सभी अपन ने कर लिए थे। दूसरे चैप्टर में राजस्थान कृषि से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं वो अपन ने पढ़े थे, साथ ही में कृषि से रिलेटेड योजनाओं के बारे में पढ़े थे। मैंने आपको बोला था ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है आर्थिक समीक्षा से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। आरएस और एसआई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है अपने राजस्थान के, उनमें लगभग 15-20 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से आते हैं। इन दोनों चैप्टरों से आर्थिक समीक्षा में जितने क्वेश्चन आते हैं उनसे लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इस वीडियो में अपन इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड अभी तक 2022-23 में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जरूर प्रीवियस ईयर आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड रहेंगे। हमने उनको नई आर्थिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में चेंज किया है और आप सभी उनका सही आंसर देना, आपकी इससे अच्छी प्रिपरेशन होगी। उम्मीद करते हैं इन्हीं कोई जो 10-20 क्वेश्चन आप अभी यहाँ पे सोल्व करोगे, इनमें से आने वाले कोई ना कोई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे ही छपके आएंगे, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलर रिपीट होते रहते हैं। अभी आप देखोगे 2022-23 से रिलेटेड ही हमने सारे क्वेश्चन लिए, लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हैं। तो आइए सोल्व करते हैं अपन आर्थिक समीक्षा के पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 का अभी जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम हुआ है उसी में ही आया था, और ये अपने आर्थिक समीक्षा के जो फर्स्ट चैप्टर है, या फिर आप सेकंड में भी इंक्लूड कर सकते हो, फर्स्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? अपन ने जब कृषि और संबंध क्षेत्र का जो सेकंड चैप्टर आर्थिक समीक्षा का जब पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र में अकेली कृषि को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसके साथ साथ कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, इनको शामिल किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम, जो सीईटी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी एग्जाम हुआ था, इसी में पूछा गया है। ये देखो आपको इसमें यहाँ पे ये जो सीईटी का पेपर डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें 74 नंबर क्वेश्चन ये है। तो इस सभी का राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखो। जब भी आप इसका आंसर लिखो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना और अपना जो राइट आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली क्या आने वाले कोई भी आप जो एग्जाम दोगे उसमें ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपने इस जो कृषि और संबंध क्षेत्र है, इसका मैंने बताया था इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। अपन ने देखा था इसमें 4 क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा था? पहले क्षेत्र में अपन ने इसमें कृषि को शामिल किया था, जिसमें अपन मोटे रूप में फसलों को लेते हैं। दूसरे में अपन इसमें वानिकी को शामिल किया था। तीसरे में इसमें जो इंक्लूड होता है वो होता है पशुपालन, और चौथे नंबर पे इसमें इंक्लूड होता है आपके मछली पालन, मत्स्य। तो ये 4 क्षेत्र इसमें इंक्लूड होता है। अब देखो आप ऑप्शन में देखो इनमें से कौन सा इसमें नहीं है। वानिकी कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण, अभी इस पर रुकते हैं अपन थोड़ी देर। मत्स्य मैंने देखा बताया आपको कि ये कृषि और उसके संबंध क्षेत्र से संबंधित होता है। कृषि और अलाइड सेक्टर में मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि और भी सेक्टर आते हैं, इनकी अपन ने ग्रोथ भी देखी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आरपीएससी ने बहुत बार पूछा है, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, वृक्षों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो क्या कृषि क्षेत्र से संबंधित होएगा? बिल्कुल होएगा, क्योंकि वो वानिकी में शामिल होएगा। तो सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है उसको अपन जो प्रोक्योर करके संभाल के गवर्नमेंट रखती है, वो क्या इसमें शामिल होता है? नहीं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें शामिल नहीं होता। इसका आंसर 2 होएगा। जो सीईटी जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता होगा, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन अपन इस सीरीज में सोल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से इसको पढ़ के आप इसका जो सही आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाजार मूल्यों पे शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद क्या है? ये शुद्ध है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है,
बाजार मूल्यों पे पूछा गया है आपको कि शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है। अच्छा, जब मैं अपन ने पहला वीडियो स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा था कि जीडीपी और जीएसडीपी के बारे में पढ़ा था। मैंने बोला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ये देखो आरएस 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो जब जीएसडीपी जीडीपी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जीएसडीपी और जो एनएसडीपी होता है इनमें अंतर क्या होता है। जब जी और एस के बीच में मैंने आपको अंतर बताया था ग्रोस और नेट के बीच में। हिंदी में अपन इनको सकल और शुद्ध आय बोलते हैं। तो सकल और शुद्ध आय के बीच में मैंने जब आपको उसमें अंतर बताया था तो इन चारों क्वेश्चनों में से किसकी बात की थी अपन ने? मैंने ऐसे लिख के ही बताया था आपको, जी और एन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? मूल्य ह्रास का होता है। किसका होता है? मूल्य ह्रास का। डेप्रिसिएशन जो हो जाता है, इसका अपन ने एग्जांपल भी लिया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 बसों को, अभी 1000 बसों को बेड़े में शामिल किया, 10 करोड़ का इसमें बजट लगाए। तो हमेशा ये 10 करोड़ की थोड़ी ना रहेगी, बस इनकी कीमतें घट के 5 करोड़ हो जाएगी, तो वो मूल्य ह्रास हो जाएगा। एग्जाम्पल अपन ने लिया था। तो जब अपन बाजार मूल्यों पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो अपन को दे रखी है इसमें से मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं तो अपन को क्या निकल के आ जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आ जाता है। तो इसका आंसर नंबर 3 राइट होगा। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है। तो आप सोचो कि जो अपन जिस लेवल को लेके अपन चल रहे हैं, अपन लगभग आर्थिक समीक्षा को आरएस में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। आर्थिक समीक्षा में इन्हीं 2 चैप्टरों से आरएस में 5 क्वेश्चन आए थे, उन 5 क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे देखेंगे। ये आरएस का जो 2021 का पेपर था उसमें 4था नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आरएस 2021 से रिलेटेड ही है। आप सब पढ़ के इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में स्थिर कीमतों पे, सबसे पहले आपको ध्यान देना किस पे पूछा है? स्थिर कीमतों पे। मैंने आपको बताया स्थिर कीमत प्रचलित कीमत, अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2011-12 लिख रखा है तो स्थिर, और पिछले साल का ही अगर ईयर लिख रखा है जैसे 2022-23 तो प्रचलित। ये वाली बात अपन कर चुके। तो आपसे पूछा क्या है स्थिर कीमतों पे? प्रति व्यक्ति आय। तो इन ऑप्शनों में से प्रति व्यक्ति आय अभी अपने लास्ट वीडियो में कौन सी पढ़ी? सही कौन सा होगा? 86,134। अच्छा, स्थिर कीमतों पे तो 86,134 आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी राजस्थान की। अभी कमेंट सेक्शन में आप सब लिख के बताओ कि प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। आप सभी वीडियो पॉज करके वो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे मैं आपको बता दूं राजस्थान की जो प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय वो है 1,56,149। और ये भी आप याद करना, जरूरी नहीं है आपको स्थिर कीमतों पे पूछे। पिछली बार आरएस में 2021 में स्थिर कीमतों पूछ लिया, क्या बता इस बार प्रचलित पे पूछ ले। तो आप 1,56,149 याद करके जाना। अगली बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। अच्छा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में आया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अच्छा, इसकी बात अपन ने कहा की थी जो कृषि से रिलेटेड अपना सेकंड चैप्टर से रिलेटेड वीडियो था उसमें अपन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू कब हुआ था? सबसे पहले तो अपन ये ध्यान देते कब चालू हुआ था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसमें किन किन चीजों को अपन ने शामिल किया था ये भी अपन ध्यान देंगे। तो अगर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। अपन ने पढ़ा था स्पेशली किसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया गया था। अच्छा, मैं बता दूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू कब किया गया था? 2007-8 में चालू किया गया था। आप इसमें से बताओ किस किस को शामिल किया गया था। अपन जब कृषि से रिलेटेड वाला वीडियो पढ़ रहे थे, सेकंड वीडियो पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था खाद्य में कौन कौन सी चीज शामिल होती है। और इसके ऊपर अपन ने बहुत बार डिस्कस किया था कि खाद्य जो चीज होती है, खाद्यान्न जो होते हैं, इसमें अपन सिर्फ अनाज को और दालों को ही शामिल करते हैं, तिलहन को शामिल नहीं करते। ये वाली बात अपन ने उस वाले वीडियो में 2 बार डिस्कस की थी कि खाद्यान्न में तिलहन शामिल नहीं होती। तो अगर आप यहां से ऑप्शन में, जैसे इस ऑप्शन में तिलहन दे रखा है, इसको काट देते हो, और इस ऑप्शन में तिलहन दे रखा है, इसको काट देते हो, तो आपके पास ऑप्शन 2 ही बचते हैं। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए। तो चावल और गेहूं तो है, पर साथ में दालें नहीं है, क्योंकि दालें भी इंक्लूड होती है खाद्यान्न में। तो अपने चावल, गेहूं और दालें कौन से ऑप्शन में मिल रही है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें चावल, गेहूं और दालें होगी। ये क्वेश्चन अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर, देखो पहले तो उद्योग क्षेत्र के बारे में पूछा है, फिर स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना होगा।
ये पूछा गया है आपसे। पहले सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि प्रचलित कीमत पे पूछा गया है या फिर स्थिर कीमत पे पूछा गया है। अच्छा, जब अपन वो वीडियो पढ़ रहे थे पहला वाले वीडियो में, तब मैंने कहा था कि आपको आंकड़े याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़े बहुत मुश्किल होते हैं चाहे, पर याद करना इसलिए जरूरी है कि रेगुलर अभी आरएमएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी बोर्ड आर्थिक सर्वे के आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है। आपने देखा होगा आरएस में भी 5 क्वेश्चन आए और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी 5 क्वेश्चन आए। तो ये वाले क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर राज्य मूल्यवर्धन कितना रहा है अपना, ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना रहा है, तो अभी अपन पढ़ के आए थे कितना रहा था अपना 27.76। अपन ने वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तीनों का देखा था अपन ने कितना रहा था स्थिर कीमतों पे। अच्छा, इसमें आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो साथ में देख लिया करो कि अभी तो बोर्ड ने आपसे स्थिर कीमतों पे उद्योग क्षेत्र का पूछ लिया, अगर यही बोर्ड आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र का कितना रहा है, तो अभी याद कर लो तुरंत, एग्रीकल्चर क्षेत्र का कितना रहा था, अपन ने पढ़ा था 28.50 रहा था। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का कितना रहा है, तो सेवा क्षेत्र का कितना रहा है 43.74 रहा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करो, उद्योग क्षेत्र को अपन को यहाँ पे याद ही हो गया 27.76, एग्रीकल्चर क्षेत्र का 28.50 और सेवा क्षेत्र का 43.74। इस तरीके से अपन ने स्थिर कीमतों पे तीनों का योगदान देख लिया, तीनों क्षेत्रों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपन ने पढ़ा था, सीपीआई, काफी डिटेल में पढ़ा था पहली वीडियो में, याद करो। सीपीआई का आधार वर्ष 2016 जो जारी करता है, उसमें कौन कौन से केंद्रों से जारी करता है, आपके पूछा गया है राजस्थान में किन केंद्रों से जारी करता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो कि सीपीआई में आधार वर्ष कितना है 2016, अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था ये। अब मैंने वहां पे आपको बताया था कि 2020 में ही, अभी पिछले 2 साल पहले ही, राजस्थान में 3 केंद्रों से सीपीआई का आकलन किया जाता था, पर एक केंद्र को बदल दिया गया और ये बहुत ही चर्चा में रहा था। लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था पिछली। और ये देखो आप, लेटेस्ट जो आपके फरवरी में जो एग्जाम हुआ है, फरवरी में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, तो अब तक ये क्वेश्चन आपसे रेगुलर पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जिले शामिल थे, कहां से आकलन होता था, अपन ने देखा जयपुर से आकलन होता था, भीलवाड़ा से आकलन होता था। अच्छा, चेंज क्या किया था, अजमेर की जगह अलवर किया था कि अलवर की जगह अजमेर किया था। ज्यादातर बच्चे पढ़ के तो आ जाते हैं, अपन ने वीडियो में पढ़ा कि अजमेर की जगह अलवर हो गया था, अपन कंफ्यूज ये हो जाते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखो अजमेर भी है और अलवर भी है। तो अजमेर को अपन ने हटा दिया था और अलवर को किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वही फिर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने इसका आंसर बताया भी था, तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब चालू किया गया था। अपन ने पहले देखा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं और दलहन को शामिल किया गया। कब चालू किया गया था, ये 2007-8 में चालू किया था। और ये अभी देखो, खाद्य सुरक्षा मिशन से सीईटी लेवल में हर जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आए थे, 4 पेपर हुए थे इसके, लगभग हर पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन अभी जो सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं आपके आरपीएससी द्वारा लिए गए थे, उसमें पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी। अपन ने कल जो कृषि से रिलेटेड अपना सेकंड चैप्टर से रिलेटेड वीडियो था, उसमें पढ़ा था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जब मैंने आपसे कहा भी था कि ये योजनाएं जरूर पुरानी है पर इनसे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी बोर्ड में। तो बताओ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब चालू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में चालू की गई थी। अच्छा, इसी के साथ में अपन देख ले इसमें वित्त पोषण कितना था। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी योजना हो उसमें वित्त पोषण ज्यादातर 60-40 का रहता है। 60 किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 40 होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा, किस चीज से रिलेटेड थी, फिर अपन ने नाम को टुकड़े करके देखा था, राष्ट्रीय नेशनल लेवल की है, कृषि विकास से संबंधित थी। कृषि विकास में क्या, कृषि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और जो भी प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होगा इसका विकास अपन इस योजना में करेंगे। 2007 में ये स्टार्ट की गई थी। मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत पुरानी योजना हो पर इनसे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं आर्थिक सर्वे में। इस बार भी इसके बारे में बात की गई है, तो ये आगे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आरएस 2021 में आया था। मैंने बताया ना आपको, आरएस में इन 2 चैप्टरों से ही 5 क्वेश्चन आए थे। सोचो ये दोनों चैप्टर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे कि आरएस जैसी एग्जाम में, जहां पे सिर्फ 150 में से आपको लगभग
70 से 80 क्वेश्चन ही चाहिए होते हैं आरएस प्री क्लियर करने के लिए, आप सभी को पता है। उनमें से 5 क्वेश्चन सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो से आपको कहीं देखने को मिल जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16, अपन ने जो सेकंड वाला वीडियो पढ़ा था कृषि से रिलेटेड, उसमें कृषि गणना 2015-16 से रिलेटेड सारे डाटा देखे थे। तो आप उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दोगे। के अनुसार कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? मैं जब पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि महिला जोतों से रिलेटेड क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था। वो जो 3 थी, टोटल जोतों की संख्या कितनी है, कुल जोतों की संख्या कितनी है राजस्थान में, एवरेज जोतों की संख्या कितनी है और महिला जोतों की संख्या कितनी है। ये तीनों क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बहुत बार रिपीट हुए हैं। आरएस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुल महिला जोतों की संख्या कितनी है, कितनी थी? 7.75 लाख। अच्छा, साथ ही में अब आप ये बताओ मेरे को कि टोटल कुल जोतों की संख्या कितनी थी? कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, कुल जोतों की संख्या कितनी थी, अपन ने पढ़ा था। साथ ही में लिखो एवरेज औसत जोतों की संख्या कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं कुल जोतों की संख्या तो कितनी थी, 76.55 लाख थी, और साथ ही में औसत जोतों की संख्या कितनी थी, 2.73। अच्छा, ये तो 76.55 लाख हेक्टेयर थी, क्या ये भी लाख हेक्टेयर थी 2.73? अच्छा, यहाँ पे आप दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार ढंग से लिख दूं ना। कुल जोतों की संख्या कितनी थी, 76.55 लाख हेक्टेयर, और जो औसत जोत थी वो कितनी थी, 2.73 हेक्टेयर सिर्फ। ये याद रखना, कहीं वहां भी लाख हेक्टेयर आपके सामने लगा दे और फिर कंफ्यूज हो जाओ सही कौन सा होगा। तो याद ढंग से क्या करो, ये सिर्फ हेक्टेयर थी और ये लाख हेक्टेयर थी। पढ़ते समय इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया करो, क्योंकि आजकल ऑप्शन ऐसे बनने लग गए। अगला क्वेश्चन फिर आरएस 2021 में आया है। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। अच्छा, ये जो 17-18 है ये आरएस 2021 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अपन को इसकी जानकारी जो देनी है, अपन को 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग देनी है। इसमें उससे रिलेटेड सही आंसर भी है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा भी था। जब कृषि क्षेत्र अपन ने पढ़ा था तब एक वेन डायग्राम अपन ने देखा था इस तरीके से, जिसमें अपन ने देखा था कि कृषि क्षेत्र में 4 क्षेत्र होते हैं। अभी अपन डिस्कस करके आए फसल, वानिकी, पशुपालन और मत्स्यन। तो फिर वहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा जो कृषि क्षेत्र में योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है, फसल से आगे अब की बार कौन सा क्षेत्र निकल गया है, पशुपालन। राजस्थान में फसलों से ज्यादा कृषि क्षेत्र में योगदान पशुपालन देता है। अपन देख के आए थे कितना देता है, लगभग 46.41% देता है। वहीं फसलों के द्वारा योगदान कितना है, ये पशुपालन का है, आप याद रखना, लाइव स्टॉक का। वहीं फसलों का कितना है, एग्रीकल्चर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 46%। अब अपन देख के आए थे, यहाँ पे आपसे पूछा गया वानिकी का कितना रहा है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि वानिकी का शेयर कितना रहा था, 7.20%। तो वानिकी का शेयर कितना रहा था, 7.20%। और मत्स्यन का कितना था, बहुत ही कम था। पर सबसे ज्यादा ग्रोथ मत्स्यन में हुई थी, ये वाली बात अपन ने डिस्कस की थी। तो मत्स्यन का कितना था, 0.34। अच्छा, ये सभी आंकड़े आप याद कर लेना, क्योंकि आरएस 2021 में तो वानिकी का पूछ लिया, आरएस 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है क्या पता उसमें एग्रीकल्चर का पूछ ले, पशुपालन का पूछ ले। तो आपको याद तो सारी करने हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, ये ध्यान अंडरलाइन कर लिया करो, किस पे पूछा, स्थिर कीमतों पर राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 में, वर्ष 2022-23 में, सॉरी 22-23 में कृषि और संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही है। जब अपन राजस्थान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कोई क्षेत्र पढ़े, सबसे पहले जैसे कृषि क्षेत्र पढ़ा तो कृषि क्षेत्र में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी रही है, आंकड़े रहे, उसके साथ ही मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट में लिख लेना कितने % की ग्रोथ हुई है, इस तरीके से करके। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि ग्रोथ पहले राजस्थान के एग्जामों में नहीं पूछी जाती थी, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये देखो आरएस 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को भी मिला। तो आप बताओ कृषि और उसके संबंध क्षेत्र की ग्रोथ कितनी रही थी, यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7.48। अच्छा, स्थिर कीमतों पे तो 7.48% ग्रोथ रही है। यही मैं आपसे पूछ लूं कि कृषि और संबंध क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ कितनी रही है, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कितनी रही है। 14.14% की जो ग्रोथ है वो प्रचलित कीमतों पे आपको देखने को मिली है। तो आपको दोनों पे याद करनी है, क्या पता इस बार जो क्वेश्चन आए वो प्रचलित कीमत से आ जाए।
ज्यादातर चांस स्थिर कीमत के ही होते हैं। स्थिर कीमत की तो आपको पूरी याद करके जानी है। जो डिवाइडेशन होता है, योगदान होता है, वो प्रचलित कीमत पे याद करना, और जो ग्रोथ वगैरह याद करोगे वो स्थिर कीमत पे याद करना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। RS 2021 में एक और क्वेश्चन आया मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से। अच्छा, इस योजना को अपन ने कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था? कृषि चैप्टर में। जो सेकंड चैप्टर था अपना कृषि से रिलेटेड था, उसमें अपन ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पढ़ी थी। इसके टुकड़े करके देखे थे। बीज स्वावलंबन मतलब जो किसान है उनको बीज बनाने में खुद को स्वावलंबी बनाना, मतलब जो बीज का उत्पादन है किसान खुद ही कर सके। तो राजस्थान में 18-19 के अंतर्गत निम्न में से क्या लागू हुआ? अच्छा, ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बीज स्वावलंबन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2017 में स्टार्ट हुई थी। अपन ने देखा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब स्टार्ट हुई? 2017 में स्टार्ट हुई। 2017 में ये क्या पूरे राजस्थान में स्टार्ट हो गई थी? नहीं, कुछ जिलों में स्टार्ट हुई थी। तो यही आपसे पूछा है कि 2018-19 में राजस्थान के कितने भागों में स्टार्ट हुई थी? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में स्टार्ट हुई। ये जो कोटा, भीलवाड़ा 3 जिलों में तो 2017 में स्टार्ट हो गई थी। 2018-19 में क्या ये राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्टार्ट हुई थी? अलवर, भरतपुर, गंगानगर में स्टार्ट हुई थी, या मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में स्टार्ट हुई थी? अपन पढ़ के आए थे 2017 में तो ये 3 जिलों में स्टार्ट हो गई थी, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। और 2018-19 में ये संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ हो गई थी। और संपूर्ण राजस्थान को अपन ने क्या लिखा था? राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र। राजस्थान में अपने टोटल 10 ही कृषि जलवायु क्षेत्र है, मतलब पूरे राजस्थान में प्रारंभ हो गई थी। तो ऑप्शन 2 इसका अपना सही हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन लेटेस्ट ही 2023 में CET एग्जाम में आया है। देखो, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार वर्ष, जो स्थिर वर्ष होता है उसको आधार वर्ष, बेस ईयर भी कहा जाता है। आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर 22-23 में अग्रिम अनुमान, मतलब अभी आपसे क्या पूछा है आपको? अग्रिम अनुमान मतलब प्रचलित कीमत पे जो चीज है वो पूछी है आपसे। प्रचलित कीमत के जो डाटा होता है ना वो पूछा है आपको। प्रचलित कीमत पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? अच्छा, अभी स्थिर कीमतों पे तो अपन पढ़ के आए थे कृषि का योगदान कितना था? 28.50। अब ये बताओ, जो स्थिर कीमत है उन पर 28.50 रहा है कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान, तो क्या प्रचलित कीमतों पे इससे कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। तरीका क्या था कि कृषि और सेवा क्षेत्र में जो प्रचलित कीमतों पे योगदान रहा है वो स्थिर कीमतों से ज्यादा रहा है। तो अगर आप यहाँ ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में 28.50 से नीचे के ऑप्शन 26.14 तो कैंसिल हो गया, 26.34 भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 28.95 और 28.85। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब RPSC इतना ही क्लोज आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएगी तो आपको एग्जैक्ट डाटा याद ही करना पड़ेगा। तो 28.95 रहा था। अच्छा, पहले अपन ने स्थिर कीमतों पे तीनों सेक्टर के देखे थे, यहाँ पे आपने स्थिर कीमतों पे कृषि क्षेत्र के तो देख ही लिए, साथ ही में सेवा क्षेत्र में दोनों में सेम रहे। सेवा क्षेत्र में कितना रहा है? प्रचलित और स्थिर कीमत दोनों पे ही 43.74 रहा है आपके दोनों में। वहीं कृषि में कितना रहा है? 28.95 में अपन ने देख लिया था। और अब बचता है आपका उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र पे कितना रहा है आपके? प्रचलित कीमतों पे 27.73 के करीब रहा है। तो तीनों तो अपन ने प्रचलित कीमतों पे तीनों सेक्टर का योगदान देख लिया, स्थिर कीमतों पे तीनों सेक्टर का योगदान देख लिया। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड का काम नहीं है? अच्छा, ये अभी में काफी चर्चा में रहा है राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड। राजस्थान में एक नई योजना चालू की गई थी फूड प्रोसेसिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। लगभग 2019 में ये योजना चालू की गई थी। उसके बाद फूड विपणन बोर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाने लगे। अभी लेटेस्ट जो रीट का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कौन सा कार्य नहीं है। आर्थिक समीक्षा में भी इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए अपन बोलते हैं कि डायरेक्ट आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कार्य क्या नहीं है? मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना क्या विपणन बोर्ड का काम है? दूसरा ऑप्शन क्या है? किसानों को प्रशिक्षण देना। बिल्कुल, किसानों को प्रशिक्षण तो देगा विपणन बोर्ड। विपणन प्रणाली में सुधार करना, अरे जिस चीज के लिए बोर्ड बनाया गया उसमें तो सुधार करेगा ही।
तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है मैंने नहीं बनाया, ये रीट में आए हुए ऑप्शन है। कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना, बिल्कुल कृषि के जो उत्पाद होंगे उनकी कीमत का निर्धारण कौन करेगा? विपणन बोर्ड ही करेगा। तो ये तीनों ऑप्शन अपने सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अभी रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था विपणन बोर्ड से रिलेटेड। अच्छा, विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेना आप। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन ही नहीं आएगा, थोड़ा चेंज होकर आ सकता है। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? और जो फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था अभी 2022 में, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, अभी अपन पढ़ के आए राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 में किया गया है। इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपके लिए बनाए और इनसे पिछले एग्जामों में भी रेगुलर क्वेश्चन आए, पर ये अपन ने कृषि वाले जो वीडियो था उसमें कवर नहीं किए थे, तो इसमें क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना बहुत ही फेमस रही थी। कुसुम योजना आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरएस में भी आया था, वो मैं आपको अभी बता दूंगा क्या क्वेश्चन आया था। उससे पहले अपन ये योजना देख लेते हैं। आरएस में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि जो भालोजी है उसमें पहला कुसुम संयंत्र लगाया गया था। आप सभी को याद होगा, भालोजी के लिए पूछा था कि पहला जो कुसुम संयंत्र है वो राजस्थान में कहां लगाया गया है? भालोजी में लगाया गया है। अच्छा, ये देखते हैं इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। कथन नंबर 1 क्या है? कुसुम योजना से रिलेटेड, यह योजना 1920 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। 1920 में चालू की गई और भारत सरकार द्वारा ही चालू की गई, ये केंद्र सरकार से रिलेटेड योजना है। कथन द्वितीय क्या है? कुसुम योजना में मुख्य रूप से 3 घटक है। हाँ, 3 घटक है। अपन देखते हैं 3 घटक कौन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी आ सकता है। इसमें 3 चीजों की बात की गई है। पहली बात क्या है कि किसानों को जो खेत है उसमें सोलर लगाने के लिए फंड दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। पहले बात तो यही है कि जो राजस्थान में ज्यादातर भूमि पे कृषि नहीं की जाती, तो उसके ऊपर किसान सोलर लगा सकते हैं और एनर्जी को क्रिएट करके बेच सकते हैं। दूसरी क्या है कि जो सोलर पंप है, जो पुराने इंजन पंप लगे हुए हैं पानी की सिंचाई करने के लिए, जो इंजन पंप डीजल पंप लगे हुए हैं, उनका रिप्लेस करके और सौर पंप उनको दे दिए जाएंगे। और जो तीसरा घटक है इसका क्या है? पहले में तो उनको डायरेक्ट सौर प्लेट दे रहे हैं, दूसरे में जो डीजल पंप है उनको रिप्लेस करके नए सौर पंप दिए जा रहे हैं, और तीसरे में डीजल पंप को रिप्लेस नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट नए सौर पंप दिए जा रहे हैं। तो इसके 3 मुख्य घटक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस योजना का वित्त पोषण कितना है। कथन नंबर 3 इससे रिलेटेड है। तो इस योजना का जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार 30% कर रही है, राज्य सरकार 30% कर रही है। कहीं कहीं आपको लिखा आ जाएगा कि सरकार द्वारा कितना किया जा रहा है, डायरेक्ट लिखा मिल जाएगा सरकार द्वारा 60% किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। दोनों सरकारों द्वारा 30-30% किया जा रहा है। वहीं इससे रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड लोन किसान को 30% मिल जाएगा, परंतु 10% कीमत किसान को स्वयं को देनी पड़ेगी। तो ये तीनों कथन सही है इस योजना से रिलेटेड, आप इनको नोट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड सभी कथन सत्य हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2015-16 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो अपने क्वेश्चन मैन आएगा वो क्या आएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वित्त पोषण कितना रहा है? ज्यादातर कृषि से रिलेटेड सभी योजनाओं में वित्त पोषण आपका 60-40 का ही रेशो रहा है। कृषि सिंचाई योजना से जो क्वेश्चन देखे गए उनमें ज्यादातर रिलेटेड भाई वित्त पोषण का सबको पता चल गया। 2015-16 से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आया है, दूसरा आया है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी कृषि सिंचाई योजना की? तो उद्यानिकी विभाग है, इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है उद्यानिकी विभाग है, वो इसकी नोडल एजेंसी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन। आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इससे क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में। 2005 में राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन चालू किया गया था। राजस्थान में इसके अंतर्गत कितने फसलों को शामिल किया गया है? राजस्थान में इसके अंतर्गत 24 फसलों को शामिल किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन 2005 में चालू किया गया था, राजस्थान में इसके अंतर्गत 24 फसलों को शामिल किया गया। अपन को इतना ही याद रखना है। देखा होगा अपन ने जितना सिलेक्टेड पढ़ा है उससे लगभग उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए। अगर अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है ये वो, तो ये अपने कंपटीशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था, 24 फसलों को इसको राजस्थान में शामिल किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखी अपन ने, जो 2015-16 में स्टार्ट हुई थी, वित्त पोषण 60-40 का था इसमें, और नोडल एजेंसी उद्यमी का विभाग था इसका।
अच्छा, नेक्स्ट योजना है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अच्छा, गलत कथन का चयन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो कथन फर्स्ट क्या है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और कथन 2 क्या है, कृषक उपहार योजना के तहत ई पोर्टल 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा। पहले अपन देखते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना। अच्छा, ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है पूरी, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इसके थ्रू जो भी किसानों की, इसमें किसानों के अलावा किस किस को शामिल किया गया है, इसमें किसान शामिल है, साथ ही में खेतीवाड़ मजदूर जो होते हैं उनको शामिल किया गया है, और साथ में हम मालों को शामिल किया गया है। 3 ही शामिल है। और ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आया हुआ है कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना में किस किस को शामिल किया गया है, किसानों को शामिल किया गया है, खेतीवाड़ मजदूरों को शामिल किया गया है, और हम मालों को शामिल किया गया है। 3 ही लोगों को शामिल किया गया है, ये याद रखना। इसके तहत अगर किसी की कृषि कार्य करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितने की सहायता दी जाएगी, 2 लाख रुपए की। तो यह कथन तो अपना सत्य हो गया। जो दूसरा कथन है वो क्या है, कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना राजस्थान गवर्नमेंट की ही योजना है। इसके तहत ई पोर्टल 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। हाँ, इसके तहत ये कथन सत्य है कि जो इसके तहत ई पोर्टल है वो 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ कर दिया गया। अच्छा, किससे रिलेटेड है, किसान जब अपनी कोई भी फसल को बेचने के लिए जाता है तो अगर वो ई पोर्टल पे रजिस्टर करके उसको बेचेगा, जितनी भी उसकी प्राइज मनी होगी, तो प्राइज मनी के अकॉर्डिंग उसको एक ई कूपन मिलेगा, और उससे उसको कुछ डिस्काउंट या कुछ मनी मिलेगा उपहार के रूप में। तो ये जो कृषक उपहार योजना चालू की गई है कि जब भी वो अपने उत्पादन को बेचने के लिए कहीं जाए तो ई पोर्टल के थ्रू बेचे, वहां पे रजिस्टर्ड करके बेचे, तो उसको एक ई कूपन मिलेगा जिसके थ्रू उसको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1 या 2। ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। अरे, इस योजना के बारे में अपन ने डिस्कशन जरूर नहीं किया था, पर ये राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है। इससे रिलेटेड रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है वो सबसे पहले कब प्रारंभ की गई थी, 2011 में प्रारंभ की गई थी। 2000 इसका पहला फेज खत्म हो चुका है, मैं आपको बता दूं। इसका दूसरा फेज अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2011 से लेकर 2019 तक इसका पहला फेज चला। इसके पहले फेज में राजस्थान के 15 जिले वे 7 अपने जो संरक्षण क्षेत्र है ये शामिल थे। 7 संरक्षण क्षेत्रों को शामिल किया गया था। अच्छा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2011 से लेकर 2019 तक चला। इसका पहला फेज स्टार्ट कब से हुई, 2011 से। पहला फेज इसका खत्म हो गया है लगभग, पर क्वेश्चन अपन से अभी भी इससे रिलेटेड आते हैं। पहला फेज कितने जिलों में रहा, 15 जिलों में रहा, और 7 संरक्षण क्षेत्र में रहा। 15 जिलों में भी इसका डिवाइडेशन किया गया है। 10 तो मरुस्थलीय जिले हैं आपके, और 5 जिले वो अलग अलग है, जिनमें जयपुर है, भीलवाड़ा है, और साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सुरोई अलग अलग। जब अपन इस परियोजना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। वैसे आप याद रखो तो ऐसे रख लेना, इसमें जयपुर है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और साथ में सिरोही है। तो 5 जिले तो आपके ये हैं, और साथ में 10 मरुस्थलीय जिले, ऐसे 15 जिले और 7 संरक्षण क्षेत्र में 2011 से लेकर 19 तक राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना चल रही है। अच्छा, ये किसके द्वारा इसको फंडिंग दी जा रही है, किसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, तो ये योजना चलाई जा रही है, वो चलाई जा रही है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। जीका के बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था। अच्छा बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी, जीका के बारे में अपन ने कल कौन सी योजना के अंतर्गत पढ़ा था। अपन ने डिस्कस किया था ना कल कि जो बांध है उनके जीर्णोद्धार और उनके विकास के लिए एक जीका द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसके द्वारा लगभग 2300 करोड़ का फंड जीका को दिया गया है। अच्छा, उसमें कितने बांध शामिल थे, 137 बांध शामिल थे। कितने जिलों के, लगभग 27 जिलों के। तो ऐसे रिवीजन कर लिया करो योजनाओं का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन अपने पास पहले भी आ गया है, और ये क्वेश्चन अभी भी सीईटी एग्जाम में आया था। यहाँ पे मैं लिखना जरूर भूल गया, पर ये सीईटी एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में
किसको शामिल नहीं किया गया है। तो अपन देख के आए थे 4 क्षेत्र उसमें शामिल है, मत्स्यन उसमें शामिल है, पशुपालन उसमें शामिल है, आवास का पता नहीं, और वानिकी उसमें शामिल है। अच्छा फिर चौथा कौन सा है? चौथा फसल है, तो आवास इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सीरीज थी अपनी अर्थव्यवस्था की, राजस्थान आर्थिक समीक्षा की, उसमें अपन ने पहले और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया। इससे आपको पता लगा होगा कि ये दोनों चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अपन सभी 11 चैप्टरों की सीरीज आगे लेके आएंगे, लगभग छोटे छोटे सारे वीडियोज रहेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी तुरंत अपन सोल्व करेंगे, जिससे अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।